आज हम देखते हैं क्वेश्चन सीरीज नंबर 14 और आज के लिए भी आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कम है, लेकिन ठीक है क्वेश्चन एक-एक करके समझते हैं और ये देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। ये जो क्वेश्चन है सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होते हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है सबके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो एक-एक करके समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और हमें कैसे उनका आंसर देना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है प्रकृति का वस्तुपरक कानून। यहाँ पर वस्तुपरक हो गया ऑब्जेक्टिविटी। यदि लॉ के अंतर्गत ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो ये किस प्रकार का होता है? ऑब्जेक्टिव लॉ हम कैसे बना सकते हैं? प्रकृति का जो ऑब्जेक्टिव लॉ होता है, वो एक यथार्थवाद का सिद्धांत है, जिसको अभिव्यक्त किया गया। किसके द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया कि प्रकृति का वस्तुपरक कानून होता है और ये यथार्थवाद के साथ में जोड़ा हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर क्या पूछा गया है? ऑब्जेक्टिविटी पूछी गई है, ऑब्जेक्टिव लॉ की बात यहाँ पर की गई है। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लॉ आपको मैंने पढ़ाया था क्लास के अंतर्गत कि जो रियलिज़्म होता है, तो रियलिज़्म के अंतर्गत ऑब्जेक्टिविटी की बात की जाती है और इसका जो आंसर होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका सी इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा? वस्तुपरक कानून ये जो आप देखते हो वस्तुपरक कानून ये कैसे बनता है? एक होता है मानव स्वभाव और रियलिज़्म के अंतर्गत मानव स्वभाव के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले मानव स्वभाव को बताया जाएगा और उसके बाद में जैसा मानव स्वभाव होगा, वैसा ही स्टेट का पॉलिसी होगा और जैसा स्टेट व्यवहार करेगा, वैसा ही ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो सिस्टम है, वैसा काम करता है। तो यहाँ पर मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव को मार्गेंथियो के द्वारा कहा गया है कि जो मानव स्वभाव होता है, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, वो फिक्स होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रकृति का वस्तुपरक कानून इसको हम कहते हैं क्योंकि ये बाय नेचर हमारे अंदर होता है, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता और जब चेंज नहीं होता है, उसी के लिए हम शब्द काम लिखते हैं ऑब्जेक्टिविटी। तो यहाँ पर ये मानव के अंतर्गत यदि ऑब्जेक्टिविटी होती है, तो मानव ही तो कानून को बनाता है। एक राज्य के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं, वो मानव के द्वारा ही बनाए जाते हैं और जैसे एक राज्य व्यवहार करता है, उसी प्रकार का व्यवहार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर यथार्थवाद के अंतर्गत आप देखोगे, राज्यों को महत्वपूर्ण माना गया है। जो मेन एक्टर है यहाँ पर स्टेट को माना गया है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मानव स्वभाव का सहारा लिया गया है। ये सब हमने क्लास के अंदर के डिटेल से देखा, तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मॉर्गेंथियो के द्वारा प्रकृति का वस्तुपरक कानून की बात की गई है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर है। सेकंड क्वेश्चन वैसे पॉलिटिकल थ्योरी के साथ में जुड़ा हुआ है, लेकिन आप इसको कर लोगे क्योंकि मैंने ये सब आपको बता दिया है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंतर्गत ये सब कुछ बता दिया है क्लास के अंतर्गत, तो आप इसको भी आराम से कर सकते हो। न्यू लिबरलिज़्म के साथ में जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है और पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन हमने जब इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज़ पढ़ी थी, तो उसके अंतर्गत ये सब मैंने आपको बता दिया। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि जो नव उदारवाद है, उसके संबंध में आपको ये देखना है कि कौन-सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सही नहीं है ये आपको देखना है। कौन-सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है? तो पहला है यहाँ पर रोनाल्ड रीगन और मार्गारेट थैचर की सरकारों के दौरान नव उदारवाद दृष्टि व्यापक रूप में विकसित हुई, ये बात बिल्कुल ठीक है। ओके, ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर रीगन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं और थैचर जो कि ब्रिटेन की राष्ट्रपति है। ओके, तो ब्रिटेन की राष्ट्रपति और अमेरिका के ब्रिटेन की प्रधानमंत्री और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, इन्हीं के द्वारा न्यू लिबरलिज़्म की पॉलिसी को अप्लाई किया गया था। एक के द्वारा ब्रिटेन के अंतर्गत और दूसरे के द्वारा अमेरिका के अंतर्गत इस नियमों को लाया जाता है। न्यू लिबरलिज़्म के जो नियम होते हैं, जो पॉलिसी होती है, उसको व्यावहारिक रूप में अपनाने का काम किया जाता है 1979 के अंतर्गत। नोट कीजिए 1979 के अंतर्गत नव उदार को व्यावहारिक रूप में अमेरिका और ब्रिटेन में अपनाया जाता है और उसके बाद में भारत जैसे देशों में भी इस पॉलिसी को अपनाने का प्रयास किया जाता है।
दूसरा ऑप्शन है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, हमें पूछा गया है, सही नहीं है। तो सेकंड है इसमें, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक क्रम की किन सी धारणा पर प्रहार करता है। ये किन्स कौन है? तो किन्स एक बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1929 का, जो महान मंदी आई थी, उसके बाद में इस मंदी से बाहर कैसे निकले, इस मंदी से कैसे बाहर निकला जा सकता है, तो इसका प्लान किन्स के द्वारा ही बताया गया था। और किन्स ने ये कहा कि आपको वेलफेयर से जुड़े हुए जो काम है वो आपको ज्यादा से ज्यादा करने होंगे, जन कल्याण के जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे, जिसका अर्थ ये हो गया सरकार को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए। जितना पैसा खर्च सरकारें करेगी उतना ही अच्छा होगा, इतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर केन्स के द्वारा वेलफेयर स्टेट की बात की गई और केन्स से जुड़े हुए हैं मॉडर्न लिबरलिज्म के साथ में जो आधुनिक उदारवाद है, तो आधुनिक उदारवाद के साथ में ही केन्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर वेलफेयर की बात की जाती है और ये भी कहा गया कि मार्केट को रेगुलेट करने का काम किया जाएगा, कुछ कंट्रोल किया जाएगा और सरकार डिसाइड करेगी यहाँ पर भी। तो सरकार का जो इंटरफेयर है वो मार्केट के अंतर्गत बढ़ जाता है, सरकार के द्वारा वेलफेयर से जुड़े हुए कई सारे काम किए जाते हैं। इस युग हम कहते हैं मॉडर्न लिबरलिज्म। मॉडर्न लिबरलिज्म है वो किन्स के साथ में जुड़ा हुआ है, किन्स के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो क्रम है, तो उसके अंतर्गत किनसी धारणा पर प्रहार करता है, यानी उसकी आलोचना करता है, उसको प्रहार करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। तो जो न्यू लिबरलिज्म है वो बिल्कुल अलग है, वो वेलफेयर से जुड़ी हुई जो स्कीम होती है उनका सपोर्ट नहीं करता न्यू लिबरलिज्म, और उसके साथ में ही सरकार को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मार्केट के अंतर्गत बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एकदम फ्री मार्केट को कर देना चाहिए, ये न्यू लिबरलिज्म कहता है। तो दोनों में आपको अंतर देखने को मिलता है, एक का संबंध है मॉडर्न लिबरलिज्म के साथ में और एक का संबंध है न्यू लिबरलिज्म के साथ में, तो दोनों में काफी अंतर है। तो इसमें प्रहार किया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इनको हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर डिटेल से देख लेंगे। ये आर्थिक हस्तक्षेप नीति के पूर्णतः नकार के रूप में ये प्रारंभ हुआ था, ये आपसे पूछा गया है 3 नंबर के अंतर्गत देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया कि ये आर्थिक हस्तक्षेप नीति के पूर्णतः नकार के रूप में उत्पन्न हुआ, और लास्ट है ये मुक्त बाजारों और उदार पुनर्सुधारों पर बल देता है, ये मुक्त बाजारों और उदार पुनर्सुधारों पर बल देता है, बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट देखिए आप, सी नंबर, ये जो इकोनॉमिक लेसेस-फेयर की बात यहाँ पर की जा रही है, आर्थिक हस्तक्षेप नीति के पूर्णतः नकार के रूप में नहीं, इसको तो स्वीकार करता है ये इसको स्वीकार करता है कि मार्केट को फ्री कर दीजिए, मार्केट को फ्री कर दीजिए, ये तो इसका सपोर्ट करता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी की जाती है, इकोनॉमी को जब फ्री कर दिया जाता है, तो क्या ये सपोर्ट नहीं करता उसका? क्या उसका सपोर्ट नहीं करता? तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है, जो भी फ्री ट्रेड होता है, मार्केट को ओपन करने की बात की जाती है, तो इसमें जो आंसर होगा वो सी इसका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपने ठीक से पढ़ रखा है, तो आप इसको कर लोगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है फिर से एक बार, और ये क्वेश्चन है कि बांग्लादेश से मुक्ति युद्ध जो हुआ वो किस वर्ष लड़ा गया था? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश ने आजादी के लिए लड़ाई कब लड़ी? या आप ये भी कह सकते हो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो किसी भी प्रकार से इसको पूछा जा सकता है। तो ये आसान सा है, 1971 का जो वार है वो ही बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कहलाता है और इसके द्वारा बांग्लादेश को आज़ादी मिल गई। तो इसी के द्वारा बांग्लादेश को आज़ादी मिलती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है किस बहुपक्षीय संस्था ने साप्टा बनाने का निर्णय लिया? तो किस बहुपक्षीय संस्था ने साप्टा बनाने का निर्णय लिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन है, एक है सार्क, दूसरा इसमें ईयू, इसको संयुक्त राष्ट्र को हटा लीजिए यहाँ से, और तीसरा है विश्व बैंक, और चौथा है यहाँ पर आसियान। तो आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होगा? आंसर दीजिए इसका।
क्वेश्चन नंबर 4 ये साप्टा एशिया ट्री ओके एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या ये आंसर होगा कि नहीं होगा? क्या होगा ये साप्टा किसके साथ में जुड़ा हुआ है? तो ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर सार्क के साथ में जुड़ा हुआ है। सार्क के साथ में ही जुड़ा हुआ है, तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये डेट आपको पता होना चाहिए 2006 नोट कर लीजिए 2006 इसको अपनाने का निर्णय कब लिया गया? 2006 में 2006 में इसको अपनाने का निर्णय लिया गया साप्टा को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये जुड़ा हुआ है एजेंडा फॉर पीस से जुड़ा हुआ है। एजेंडा फॉर पीस ये जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दिया गया है? ये इसमें पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व के अंतर्गत एन एजेंडा फॉर पीस वह रिपोर्ट जिससे शीत युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र में परस्पर भूमिकाओं को व्यक्त करते हुए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए रेखांकित किया गया है। तो ये क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, दीजिए इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर? तो कौन सा महासचिव है जिनके द्वारा ऐसा कहा गया? तो ये महासचिव है यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? कोफी अन्नान, यूथॉन, बुतरस बुतरस खाली ओके बुतरस बुतरस घाली इसका आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका सही आंसर है। सी नंबर इसका सही आंसर है। और जो हम बात कर रहे हैं शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा, और जो हम बात करते हैं पीस कीपिंग की, हम बात करते हैं पीस मेकिंग की, हम बात करते हैं पीस बिल्डिंग की, हम बात करते हैं, तो उन सब के बारे में लिखा गया है चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत। जो यूएनओ का चैप्टर नंबर 7 है वहां से हमें जानकारी मिलती है कि सरकार जो यूएनओ उसके द्वारा शांति को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा सकते हैं, और ये जो आप देखते हो पीस कीपिंग कई सारे ऑपरेशन चलते हैं, वो सब की जानकारी भी आपको चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत से मिलती है। तो इस प्रकार की बातें कही गई थी बुतरस बुतरस खाली के द्वारा। एक रिपोर्ट आती है जिसको एजेंडा फॉर पीस कहते हैं, 1992 के अंतर्गत ये रिपोर्ट आती है। और ये आने का कारण क्या था? आप देखोगे 90 के बाद का जो समय था जिसको हम कोल्ड वार आफ्टर कोल्ड वार का समय कहते हैं, तो उसके अंतर्गत काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कई सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं उस दौर में, बहुत सारे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए थे। तो ऐसे में इन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जाए? जब यूएसएसआर कोलैप्स करता है, कई सारे भागों में ये बढ़ जाता है, तो उसके बाद में उनके बीच में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। आप अफ्रीका के अंतर्गत भी देखोगे, कई सारे अफ्रीका के स्टेट में इसी दौरान ही एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो गए। तो उनको कैसे रोका जाए? तो इन सब के लिए ही एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और ये बुतरस बुतरस घाली जो कि महासचिव हैं, तो उनके द्वारा ही ये रिपोर्ट आती है एजेंडा फॉर पीस। एजेंडा फॉर पीस बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये। एजेंडा फॉर पीस रिपोर्ट काफ़ी फेमस रिपोर्ट है ये, जो कि जुड़ा हुआ है बुतरस बुतरस घाली 1992। और चैप्टर नंबर 7 में आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती है। चैप्टर नंबर 7 में आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती है, तो ये हो जाएगा बुतरस बुतरस घाली। तो चैप्टर नंबर 7 आपको पता होना चाहिए कितनी जानकारी हमें मिली। चैप्टर नंबर 7 समय था 92, और बुतरस बुतरस घाली या ऐसा पूछा जा सकता है इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट बनाई गई? तो एजेंडा फॉर पीस। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है पीस एंड सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। 92 के बाद 90 का जो समय था उसके बाद में जिस प्रकार से प्रॉब्लम आई, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जिस प्रकार से बढ़ा, उनको कैसा रोका जाए, इन सब के बारे में इसमें बात की गई थी। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन आसान है, लेकिन इसमें जो डिटेल्स आपको बताई जा रही है ये महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते हुए जाइए आप। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये सब। अगला क्वेश्चन है, किस बहुपक्षीय संस्था ने वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि की मध्यस्थता की? ऐसा कौन-सा संस्था है, कौन-सी संस्था है जिन्होंने इस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था उसमें मध्यस्थता किया था? तो इसमें है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आता रहता है एग्जाम में। दूसरा है एशियाई विकास बैंक, तो ये भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी नहीं है। और इसका जो आंसर है वो होगा डी, इसका सही आंसर होगा। वर्ल्ड बैंक की हम बात कर सकते हैं, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सिंधु जल संधि से जुड़ा हुआ जो विवाद था उसको हल किया गया।
तो इसमें जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो हो गया सिंधु जल संधि कब होता है, 1960 में हुआ, किसके द्वारा सॉल्यूशन दिया गया, विश्व बैंक के द्वारा, और भी कई सारे पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके पॉइंट नोट कर सकते हो आप। इसमें पहला पॉइंट है 1949 का वह समय था जब एक अमेरिका विशेषज्ञ थे जिसका नाम था डेविड लिलीयंथल। तो एक विशेषज्ञ रहते हैं डेविड लिलीयंथल, एक विशेषज्ञ रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा कहा गया कि आप समस्या का समाधान कीजिए। समस्या का समाधान किया जा सकता है यदि तकनीकी और व्यापारिक स्तर पर यदि इसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा, तो ये हो सकता है, संभावना ये है कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले अमेरिकी विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस प्रकार के सुझाव दिए गए। उसके बाद में 1951 के अंतर्गत विश्व बैंक के उसमें अध्यक्ष थे यूजीन रॉबर्ट ब्लेक। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, यूजीन रॉबर्ट ब्लेक ने। ओके, तो उन्होंने मध्यस्थता हो सकती है, उन्होंने इसको स्वीकार किया और ये संधि हो गई। फिर 19 सितंबर 1960 के अंतर्गत ये संधि हो जाती है। 1960 के दौरान ये संधि हो जाती है, और इसके बाद में आप देखोगे इसमें जवाहरलाल नेहरू इस संधि में शामिल थे, और उसमें जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, तो अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू रावलपिंडी में साइन कर देते हैं इसी सिंधु जल संधि के ऊपर। तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी आता रहता है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया, कई सारे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, ये सभी क्वेश्चन ही है। डेविड लेनियंथल हो गया, यूजिन रॉबर्ट ब्लेक भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये कब हुआ, यहाँ पर ये इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो ये सभी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसको लागू कब किया गया, 1961 में इसको लागू किया जाता है। और कौन कौन सी नदियां हैं जिसका बंटवारा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, तो यहाँ से मुख्य रूप से 6 नदियां आप देखोगे 6 नदियां यहाँ पर मुख्य रूप से होती है। और बंटवारा किस प्रकार से हुआ वो आप देख लीजिए। बंटवारा किस प्रकार से यहाँ पर होता है, तो 3 नदियां भारत के पास में आ गई पूर्ण रूप से, और 3 नदियां पाकिस्तान के पास में चली जाती है। तो भारत के पास में जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है, रावी, दूसरी है व्यास, और तीसरा है सतलज। तो ये 3 नदियां हैं, इन 3 नदियों का पानी भारत की तरफ आएगा। ओके, और 3 नदियां और है जिसपे है झेलम, चिनाब और सिंधु। सिंधु इनमें से सबसे प्रमुख नदी है। तो इन सब का पानी पाकिस्तान की तरफ जाएगा, और जब पाकिस्तान की तरफ पानी जाएगा तो भारत इस पर कोई भी नियंत्रण नहीं करेगा। तो ये सब बातें इससे 1960 का जो सिंधु जल संधि हुआ था उसमें ये सब कुछ डिसाइड किया गया कि ये जो 3 नदियां हैं, ओके, इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 3 नदियां हैं, वो पानी उधर चला जाएगा, हम इसको नहीं रोकेंगे। तो पहला इसमें हो जाएगा, ये पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी। 3 नदियां जिसमें हम झेलम को हम शामिल करते हैं, चेनाब को हम शामिल करते हैं, और सिंधु को हम शामिल करते हैं। और जो भारत की तरफ आएगा यहाँ पर, ये भारत की तरफ 3 नदियां, यहाँ पर भारत इनका पानी का प्रयोग कर सकता है, जिसमें सतलज, रावी और व्यास हो जाएगा। सतलज, रावी, व्यास भारत के साथ में जुड़ी हुई होगी, और ये 3 हो गई झेलम, चेनाब और सिंधु। इन 3 का पानी पाकिस्तान की तरफ जाएगा। हालांकि भारतीय क्षेत्र से होके जाता है, लेकिन भारत इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं करेगा, कोई इन पर नियंत्रण नहीं करेगा। तो ये सब इससे इससे ये जो समझौता हुआ, सिंधु जल समझौता हुआ, इसके अंतर्गत ये सब बातें उसमें कही जाती है। चलो आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं इसमें, और क्वेश्चन नंबर 7 पर अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ट्रस्टीशिप काउंसिल से ये क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया स्थापना क्यों की गई। ओके, उसके पीछे का रीजन आपसे पूछा जा रहा है। जो यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल हुआ, जब बनाया गया था, इसको क्यों बनाया गया और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो ये सब इसमें पूछा गया है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि 7 संसदीय राज्यों द्वारा प्रशासित 11 ट्रस्ट क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय निगरानी का प्रावधान करने के लिए, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को स्वतंत्र या स्वशासित होने के लिए या
तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं, तो यही आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। कई सारे स्टेट ऐसे थे आप देखोगे कई सारे ऐसे एरिया उस समय थे जहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं करा था। उन पे उनके पास में ऐसी योग्यता नहीं थी कि वो इन पर कंट्रोल कर सके। तो ऐसे में क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर हम कुछ समय के लिए कंट्रोल कर लेते हैं और जैसे यहाँ पर सरकारें बनेगी हम फिर से बाहर आ जाएँगे। तो यूएनओ ने कई सारे जो देश हैं जैसे हम बात कर सकते हैं, ब्रिटेन की हम बात कर सकते हैं, फ्रांस की हम बात कर सकते हैं, तो इनको कुछ-कुछ क्षेत्र दे दिया। जैसे 11 क्षेत्र की हम बात करें तो 11 क्षेत्र में किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। तो इस प्रकार से उनको कहा गया है कि आप उन पर कुछ समय के लिए प्रशासन कीजिए, वहाँ पर कंट्रोल कीजिए और एक व्यवस्था को तैयार कीजिए जिससे वो खुद से अपने आप पर शासन कर सकें। तो इस प्रकार से इन सब के लिए यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया जाता है। ये जो लास्ट जो क्षेत्र था वो हुआ आज़ाद हो गया 1994 में। तो 94 के बाद में किसी का अधिकार नहीं है, ये जो देश है ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश है, इनका किसी के ऊपर भी आप प्रशासन नहीं करेंगे, सबको फ्री कर दिया गया था 94 के अंतर्गत। तो ये है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसकी स्थापना क्यों की गई? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे चलते हैं। आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें पूछा गया है कि कौन-सा इसमें सही मिलान नहीं किया गया है, कौन-सा इसमें सही मिलान नहीं किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर दीजिए इसका, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसमें 4 स्कॉलर आपके सामने कॉल्डोइच है, हैंस मॉर्गेंथ्यू है, थॉमस सेलिंग है और मार्टिन सुपीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास में कॉल्डोइच किसके साथ में जुड़े हुए हैं? संचार उपागम के साथ में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये। कॉल्डोइच जो कम्युनिकेशन जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, अप्रोच हम पढ़ते हैं, उसके साथ में जुड़े हुए हैं। हैंस मॉर्गेंथ्यू यहाँ पर यथार्थवादी सिद्धांत के साथ में जुड़े हुए हैं या यहाँ पर यदि सही है, यथार्थवादी सिद्धांत है, वो हंस मॉर्गन थे वो। थॉमस सेलिंग की हम बात करें तो गेम थ्योरी के साथ में थॉमस सेलिंग जुड़े हुए हैं और अंतिम है आपका मार्टिन सुबिक। तो ये जो है वो इसका सही नहीं है, तो ये इससे मिलान नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन सुबिक जो कि सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। इसके साथ में नहीं जुड़े हैं, इसमें बहुत सारे और स्कॉलर हम पढ़ते हैं, लेकिन ये तो नहीं है। मार्टिन सुबिक सर्वहारा जो अंतर्राष्ट्रीयवाद होता है, उसके साथ में नहीं जुड़े हैं। तो आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो बताया जा रहा है इन सबको नोट करते हुए आपको जाना है। अच्छा रहेगा एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन-सी पद्धति है जिसके माध्यम से विकासशील देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं? निम्न में से वह कौन-सी पद्धति है जिसके माध्यम से विकासशील देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं? तो यहाँ पर विकासशील की जगह विकसित देश लिख लीजिए आप। विकासशील की जगह विकसित देश आप लिखोगे तो हमारा क्वेश्चन अच्छा बन जाएगा। तो निम्नलिखित में से वह कौन-सी पद्धति है जिसके माध्यम से विकसित देश उत्तर उपनिवेशवादी राज्य पर अपना प्रभाव स्थापित करते हैं? तो पहला यहाँ पर हो जाएगा डिप्लोमेसी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आर्थिक सहायता, क्या उनको कुछ सहायता दी जाती है उसके द्वारा अपना प्रभाव स्थापित कर रहे हैं या उनके साथ में व्यापार कर रहे हैं या उनके साथ में वाणिज्य कर रहे हैं। तो व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं या आर्थिक सहायता उनको दे रहे हैं या राजनीति से जुड़ा हुआ है, डिप्लोमेसी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो विकसित देश जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट होते हैं यानी 1947 के बाद में या 1950 के बाद में जो भी देश आज़ाद हुए थे, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो देश आज़ाद होते हैं, उन सबको हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कहते हैं। जैसे अफ्रीका के कई सारे स्टेट इसमें आ जाएँगे और एशिया के कई सारे स्टेट उन सबको हम पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर कौन-कौन से हैं जिस पर नियंत्रण किया जाता है विकसित देशों के द्वारा? तो जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट होते हैं, तो उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी और फिर उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा अमेरिका जैसे राष्ट्रों के द्वारा, यूरोपीय जैसे राष्ट्रों के द्वारा इन पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो इस माध्यम से आप समझ सकते हो कि आर्थिक सहायता दी जाती है उनको। आर्थिक सहायता काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट कर सकते हो।
तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेशनल जो पावर की बात की गई है, पावर का कॉन्सेप्ट है, उसमें कौन-कौन सा तत्व है जो कि शामिल नहीं है? कौन सा तत्व है जो कि शामिल नहीं है इसमें? तो प्राकृतिक साधन की हमने बात किया था अपनी क्लास के अंतर्गत कि जिनके पास में नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास में रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, तो वो पावरफुल होते हैं। जैसे हमने बात किया नेचुरल रिसोर्सेज, अमेरिका के पास में काफ़ी रिसोर्सेज है, तो अमेरिका के पास में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है, यूएसएसआर के पास भी कई सारी गैस है, ओके? इसके अलावा जो आप मिडिल वाला एरिया देखोगे, गल्फ कंट्री आप देखोगे, तो वहाँ पर भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता है, रिसोर्सेज ज़्यादा है, इसलिए वो इकोनॉमिक पावर उनके पास में अधिक होती है। तो जैसे-जैसे रिसोर्सेज़ ज़्यादा होते हैं, उनका पावर बढ़ता जाता है। तो ये सब हमने क्लास में बात किया था, ओके? और इसके अलावा टेक्नोलॉजी की हम बात कर सकते हैं, तकनीकी हम बात कर सकते हैं और आबादी, पॉपुलेशन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, पॉपुलेशन अधिक होगा तो उनका जो मिलिट्री पावर है वो ज़्यादा हो सकता है और साथ में जनसंख्या में यदि क्वालिटी अच्छी है, तो वो डेवलपमेंट तेज़ गति से कर सकता है। तो ये सब इसमें पॉइंट्स हम शामिल कर सकते हैं और इंटरनेशनल लॉ, तो इंटरनेशनल लॉ का इसमें कोई रोल नहीं होता है। राष्ट्रीय शक्ति में हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो विधि है, इंटरनेशनल लॉ है, उसका कोई रोल नहीं है, इससे आपका जो पावर है वो नहीं बढ़ता है, वो पावर नहीं बढ़ता है, तो ये हटा देंगे हम। तो ये एक साधन नहीं है, ये एक साधन नहीं है, ओके? इसके माध्यम से हमारा जो पावर है वो नहीं बढ़ता है, तो ये आप देख सकते हो, ये आप इसको देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला हम करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो क्लासेज़ आप जॉइन कर सकते हो, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज़ है वो आप जॉइन कर सकते हो। नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और जो पहला कमेंट आता है उसके अंतर्गत मिल जाएगा, डिटेल्स आपको दे दी जाएगी वहाँ पर, तो वहाँ पर आप कॉल करके या जो लिंक है उस पर जाके आप डिटेल्स देख सकते हो कि क्या है उस कोर्स के अंतर्गत। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ, तो उसमें आप जॉइन कर सकते हो कोर्स को। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं द जीनियोलॉजी ऑफ सॉवरेनिटी, ये जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? द जीनियोलॉजी ऑफ सॉवरेनिटी बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें ऑप्शन आपके पास में सिंथिया वेबर, रिचर्ड एशले, जेनी एडकिंस और बार्टेल्सन। तो ये ऑप्शन आपके पास में कई सारे ऑप्शन है और द जीनियोलॉजी ऑफ सॉवरेनिटी जो बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसमें जो ऑप्शन है आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम बार-बार पढ़ते हैं, सॉवरेनिटी के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं और पोस्ट मॉडर्निज़्म का ये कॉन्सेप्ट के अंतर्गत इसको मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। जब हम पोस्ट मॉडर्निज़्म हम पढ़ते हैं आईआर के अंतर्गत, तो इन सबको वहाँ पर पढ़ा जाता है। तो ये हो जाएगा बार्टेल्सन, इसका सही आंसर हो जाएगा और ये जो बुक है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है पोस्ट मॉडर्निज़्म से जुड़ा हुआ आसान सा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको देखिए आप, इसको आप देख लीजिए। तो इसमें है उत्तर आधुनिकतावाद के संबंध में कौन-सा गलत कथन है? ऐसा कौन-सा कथन है जो कि गलत है? पोस्ट मॉडर्निज़्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, वो कौन-सा गलत है? तो इसके अंतर्गत किसी भी सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं किया जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाता है। यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं वो पोस्ट मॉडर्निज़्म में आप देख सकते हो उनको। उनको आप वहाँ पर तो अप्लाई फिर भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, पोस्ट मॉडर्निज़्म तो इनको स्वीकार नहीं करता है। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। दूसरा है किसी भी एक विचारधारा और एक मान्यता और एक विश्वास को नहीं मानता है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, कोई भी एक विचारधारा नहीं होगी। जब किसी सार्वभौमिक सत्य को ये नहीं मान रहा है, तो एक विचारधारा को कैसे मानेगा? एक विचारधारा को मानने का अर्थ हो गया कि यही सत्य है, यही परम सत्य है। ओके, ये तो ईश्वर का आदेश है यदि हम एक सत्य की बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म के अंतर्गत एक विचारधारा को नहीं मानते। यदि हम सार्वभौमिक सत्य को नहीं मान रहे हैं तो किसी एक को नहीं मानेंगे हम और एक विश्वास को भी हम नहीं मानेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। अगला पॉइंट है स्थानीय तत्वों को महत्व दिया जाता है, ये भी इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। जब हम कह रहे हैं जब हम एक विचारधारा को नहीं मानते, एक मान्यता एक विश्वास को हम नहीं मानते, जब एक को नहीं मानेंगे तो हम बहुत सारे को मानेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है ना? जब हम एक को नहीं मानते हैं तो उसका दूसरा अर्थ ये भी तो होता है हम काफ़ी बहुत सारा हम मानेंगे, कई सारे विचारों को हम मानेंगे, कई सारे जो विश्वास होते हैं उनको हम मानेंगे। तो
ये बात होगी जब हम कई सारे की हम बात करते हैं तो स्थानीय तत्वों की हम बात कर सकते हैं। जो स्थानीय तत्व हो गए यानी कई सारी विचारधाराएँ, कई सारी परंपराएँ हो गई, जो रीजनल जो कल्चर होती है, क्षेत्रीय जो संस्कृतियाँ होती है, उन सबको हम स्वीकार पोस्ट मॉडर्निज़्म के अंतर्गत करते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है और लास्ट है मानव के विवेक पर विश्वास। तो मानव के विवेक पर इसमें विश्वास नहीं किया जाता है पोस्ट मॉडर्निज़्म के अंतर्गत। तो इसके बारे में हमने डिटेल से क्लास के अंतर्गत देखा था, क्लास हमने शुरू किया था पोस्ट मॉडर्निज़्म का। तो उसमें हमने बात किया था मानव के विवेक पर विश्वास नहीं किया जाता है क्योंकि मानव के विवेक पर जब हमने विश्वास किया मॉडर्निज़्म के अंतर्गत और जब हम मानव के विवेक पर विश्वास किया तो उससे समस्याएँ बढ़ी है। उससे समस्याएँ बढ़ी है, औद्योगिक हमने क्रांति किया, अपने मानव के विवेक पर विश्वास करते हुए, तो उससे भी समस्याएँ बढ़ी। हमने विवेक पर विश्वास किया, फासीवाद आया, हमने विवेक पर विश्वास किया, नाज़ीवाद आया, ये सब क्या इनसे समस्याएँ बढ़ी है, ओके? तो यहाँ पर जो एक मानव होता है, तो मानव के विवेक पर विश्वास नहीं किया जाता, यही तो है पोस्ट मॉडर्निज़्म। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 12 क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गए होंगे और और बस इतना ही है। क्लासेज़ अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जिससे सबको इनका फ़ायदा मिले। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास पहुँचनी चाहिए। ओके? तो ये है पोस्ट मॉडर्निज़्म और ये कंप्लीट हो गए हमारे 12 क्वेश्चन थे आज। आगे भी हमारी क्लासेज़ इसी प्रकार से चलेगी। तो आप इनको जॉइन कीजिए आराम से।